सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो देश की जो मिट्टी है, देश का जो सम्मान है, देश का जो गौरव है, उसे एक नई ऊंचाइयों और उपलब्धियों पर पहुंचाया है। आप सभी वाकिफ है कि हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो आखिर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड कर चुका है। देखो, जब 2019 में चंद्रयान 2 जो है हमारे वैज्ञानिकों ने लैंड किया, 2 लॉन्च किया, तो उस समय थोड़ी खामी हुई, गड़बड़ी क्या होगी, लैंडर को लेकर। लैंडर जो था वो जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया। तो इस पूरे चक्कर में आपने उस समय देश देखी होगी कि उस समय के जो अध्यक्ष थे के सिवन जो उस समय के अध्यक्ष थे वो एकदम भावुक हो गए, बहुत भावुक हो गए, है ना। इससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना देश के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जो है कितना जिम्मेदार है ना। तो उस समय की तस्वीरें खूब वायरल हुई और पता चला कि जो उस समय के अध्यक्ष थे वो खूब रोए, भावुक हो गए। और आज जो है उन्होंने वो उपलब्धि प्राप्त कर ली। 4 साल पीछे भारत ने इतिहास रच दिया। आज पूरी दुनिया में इसरो का डंका बज रहा है और कहीं न कहीं आज संपूर्ण भारत जो है एक खुशी की लहर में जो है लहर से एकदम हर्षोत्साहित है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर जो है ये पूरा जो सफर था वो कैसे तय किया गया। लैंडर जो है जब चंद्रमा की सतह पर लैंड किया गया तो उसमें जो है कैसे क्या तकनीकें थी और कैसे लैंडर को जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड कराया। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर जो लैंडर था, जो पूरा का पूरा मिशन था, वो कितने पार्टों में विभाजित था। देखो, ये जो पूरा का पूरा जो मिशन है वो बेसिकली 3 भागों में विभाजित था। यहाँ आपको बताएं, ये जो पूरा का डेट है और ये ऊपर जो है अपना जो है चंद्रयान 3 जो है बेसिकली उसके 3 भाग थे। सादा सरल शब्दों में समझे तो चंद्रयान 3 के 3 भाग थे। कौन कौन से भाग थे? ये जो है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मतलब ये है कि ये जुड़ा हुआ फॉर्मेट में एकीकृत मॉड्यूल है, पूरा जॉइंट है ना। अब हम बात करेंगे आखिर जो लैंडर है, लैंडर कौन सा है जो चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है लैंडर। ये जो लैंडर है ये चंद्रमा की सतह पर कल सॉफ्ट लैंड की है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो लैंडर है ये अकेला है, इसके अंदर और भी कोई इक्विपमेंट है या और भी कोई इसका हिस्सा है। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है 6 पहियों वाला बेसिकली एक रोवर है। ये रोवर जो है इस लैंडर के अंतर्गत बैठा हुआ है ना। लैंडर के अंतर्गत ये रोवर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर सादा शब्दों में बताऊँ आपको तो ये बेसिकली पूरी की पूरी रॉकेट हो गई और ये अपना मिशन हो गया। बेसिकली इस रॉकेट में मिशन को रख करके चंद्रमा की सतह पर फेंक दिया, है ना। अब जब चंद्रमा की सतह पर फेंक दिया तो ये जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है ये पूरा ये जो है चंद्रमा की सतह पर जो है पहुंचा, है ना। चंद्रमा की कक्षा में इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। ये नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है लैंडर मॉड्यूल। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका काम क्या है? उसका काम है चंद्रयान जो लैंडर है उसे चंद्रमा की कक्षा तक ले जाना, पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक ले जाना। और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो बेसिकली चंद्रमा की कक्षा पर रह जाएगा और जो लैंडर है जो कल लैंड किया है वो जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करेगा, है ना। यहाँ देखिए ये किस तरीके से जो है गोल गोल चक्कर मारते हुए ऐसे ये पृथ्वी के जो है पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा पर गया। आखिर ये मिशन क्यों महत्वपूर्ण है? आखिर जो है पूरी दुनिया भारत की तरफ क्यों देख रही थी? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की पूरे मिशन पर क्यों नजरें बिठाई हुई थी? देखो, जो भारत ने चंद्रयान मिशन लॉन्च किया, चंद्रयान मिशन जो है भेजा है वो चंद्रमा के उस हिस्से पर भेजा है जहां पर दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा है। देखो, ये अपनी पृथ्वी हो गई है ना, ये जो है चंद्रमा है। जो पृथ्वी से जो चंद्रमा का हिस्सा दिख रहा है वो चंद्रमा का वह हिस्सा है जिसका नाम है उत्तरी ध्रुव, और जो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है जो पृथ्वी से नहीं दिखता। देखो, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इससे जो पीछे वाला बैक वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं चंद्रमा का साउथ पोल। तो जितने जो देश है जो भारत से पहले
जो है मिशन लॉन्च कर चुकी है, लैंडर जो है सफल लैंड सॉफ्ट लैंड कर चुकी है, उन सभी देशों ने, उन तीनों के तीनों देशों ने जो चंद्रमा का जो उत्तरी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इस पर जो है उसे सॉफ्ट लैंड कराया। तो इसमें कौन कौन से देश थे? यूएसएसआर, यूएसए और चाइना। ये तीनों देश जो है चंद्रमा के उत्तरी हिस्से पर इन्होंने अपना रोवर उतारा। अब जो भारत है, भारत ने जो अपना रोवर उतारा है, भारत ने अपना जो लैंडर उतारा है, वो चंद्रमा का दक्षिणी हिस्सा है। और चंद्रमा का जो दक्षिणी हिस्सा है वो अगर देखी जाए तो भौगोलिक रूप से वो हिस्सा काफी उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ कहने का मतलब ये है कि वो जो हिस्सा है उसमें क्रेटर है, चंद्रमा का वो हिस्सा जिसमें क्रेटर है, गड्ढे, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचे आए। तो उस ऊंचे नीचे हिस्से में सॉफ्ट लैंड करना बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में, है ना? क्योंकि और ये जो चंद्रमा का जो हिस्सा है उसमें पानी होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर नहीं है, सूर्य का तापमान कम होता है। तो ये वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो जो क्रेटर है उसमें पानी होने की संभावना है। तो इसलिए भारत ने अपना जो लैंडर है वो चंद्रमा के दक्षिणी वाले से उतारा है। तो इसलिए इतिहास तो बन गया, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है ना, और चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन गया है। देखो चंद्रमा का ये जो दक्षिणी हिस्सा है ये पूरा क्या है, इसमें क्रेटर है, देखो गड्ढे दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे बहुत बड़े विशाल। चंद्रमा का दक्षिणी हिस्सा है वो अपने आप में बहुत ही उबड़ खाबड़ है। मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर आपको क्रेटर दिख रहे हैं, ये दिखने में बड़े छोटे लग रहे हैं लेकिन ये अपने आप में बहुत विशाल है। इतने बड़े बड़े क्रेटर हैं कि पूरा का पूरा जो हिमालय श्रृंखला है, एवरेस्ट है, वो उसमें समा जाएगा, इतने बड़े क्रेटर है। तो ये जो क्रेटर है दक्षिणी ध्रुव में, इसी में पानी होने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि यार टेम्परेचर कम है, तो जो पानी है वो पानी बेसिकली बर्फ के फॉर्मेट में मिलने की इसमें संभावना दिख रही है। तो भारत ने इसी हिस्से पर अपना लैंडर उतारा, और मैं आपको बताऊं तो लैंडर इस हिस्से पर उतारना अपने यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। क्यों चैलेंजिंग था? क्योंकि लैंडर जो है अपने आप में छोटा होता है, लैंडर अपने आप में मशीन। अब एक्चुअली में क्या है कि जब कोई चीज नीचे उतारी जाएगी, अब समतल तो है नहीं, जैसे पृथ्वी हमारी समतल है, कहीं भी उतार दो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ी चैलेंज क्या था? गड्ढे नुमा आकृति है। अब गड्ढे नुमा आकृति में उतारना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम समझेंगे कि आखिर लैंडर का जो आखिरी समय था, आखिरी 1 या 1.5 घंटे किस तरीके से बीता, लैंडर जो है किस तरीके से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, और किस तरीके से उसका जो पूरी की पूरी गति थी वो कैसे नियंत्रित की। देखो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो था इसकी गति को कैसे रोका जाए, इसकी गति को कैसे कम किया जाए, क्योंकि इसकी जो टोटल गति थी वो कितनी थी? 6000 किलोमीटर पर घंटा, 6000 किलोमीटर बहुत होता अपने आप में। तो अब इस गति को कैसे कम किया जाए? लूना 25 जो रसिया का मिशन था वो फेल क्यों हो गया? क्योंकि उसको फेल होने के पीछे जो रीजन था वो गति नियंत्रित न कर पाना। अब ऐसे समझो कोई ट्रेन आ रही है, एकदम बहुत ही सुपर फास्ट ट्रेन आ रही है, और उस ट्रेन को आप एकदम मोड़ दो तो क्या होगा? वो पलटेगी। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या उपाय बनाया? हमारे वैज्ञानिकों ने जो उपाय अपनाया वो ये था कि पूरा जो लैंडर था उसे 4 हिस्सों में या 4 समय में विभाजित किया गया। कैसे विभाजित किया गया? यहाँ पे ये जो ऊंचाई है 30 किलोमीटर ऊंचाई है, यानी कि ये चंद्रमा की सतह होगी और ये चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर जो है ऊंचाई पर अपना लैंडर है। अब क्योंकि लैंडर अभी किस तरीके से उड़ रहा है? लैंडर अभी उड़ रहा है क्षैतिज गति, उसकी जो है क्षैतिज गति है। अब चूंकि क्षैतिज गति में उसको अपनी तेज रफ्तार उसकी क्षैतिज गति है वो ऐसे करी जाए तभी तो नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पार्ट है वो ये था कि जो क्षैतिज गति है उसे एक दिशा को एकदम अगर आप मोड़ेंगे तो चल में घूम के जो है बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसरो ने क्या किया, इसरो के जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने पेज बनाया कि हम जो है इस लैंडर को 30 किलोमीटर से लेके 7.4 किलोमीटर तक लेकर आते हैं, है ना? देखो 7.4 किलोमीटर। तो जब यहाँ रफ्तार को कवर करेगा तो यहाँ जो है उसे थोड़ा सा घुमा देंगे, जब थोड़ा सा उसकी जो दिशा है उसे लंबवत कर देंगे, जब लंबवत कर देंगे तो वो उसकी गति पर भी जो है कंट्रोल होगा, है ना? तो फिर जो है 7.4 किलोमीटर पर वो उसे लेकर आएगा। उसके बाद जो है यहाँ मैं बताऊँ, उसके बाद फिर जो है 7.4 से 6.8 किलोमीटर, है ना, यहाँ तक लेकर आए। यानी कि यहाँ जो है
क्षैतिज से थोड़ी सी और उसे नीचे झुकाया, लंबवत उसे नीचे झुकाया, और उसकी जो गति है, जो उसकी रफ्तार है, उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल लगाया। ठीक है, उसके बाद जो है 800 मीटर पर ये पहुंचा। अब 800 मीटर पर जब ये पहुंच जाता है तो ये पूरा जो है क्षैतिज था, ये क्षैतिज ऊपर ही हो जाता है लंबवत। 800 मीटर पर जाकर के, 800 मीटर कहाँ से? चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह से ठीक 800 मीटर जो है ये क्षैतिज न होकर के लंबवत यहाँ से स्टार्ट होता है। लंबवत जो है ये नीचे जो है उतरना स्टार्ट होता है। अब देखो, अब जब ये लंबवत नीचे आएगा तो बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? मैंने कहा आपको क्रेटर है, गड्ढे है ना, ऊबड़ खाबड़ एरिया है। अब ऊबड़ खाबड़ एरिया है तो प्रश्न ये है कि आखिर इसे उतारा कहाँ पर जाए? तो वैज्ञानिकों ने जो पूरा जो एरिया कवर बनाया वो बनाया था 2.5 किलोमीटर का। फिर 2.5 किलोमीटर के एरिया में हम उतारे। उन्होंने जो है पूरी जो सतह है, इस सतह पर एक एरिया जो है आइडेंटिफाई किया कि हम 2.5 किलोमीटर के दायरे में इसे उतारे लैंडर को। ठीक है, तो 800 मीटर पर जब ये आ जाता है तो जो देखो यहाँ जो है हमारा जो लैंडर है, ये लैंडर की जो ऊंचाई है वो लगभग है 800 मीटर ना, 800 मीटर, और ये है चंद्रमा की सतह। यहाँ पर उसे लैंड करना है। अब देखो, अब प्रश्न ये है कि आखिर इसे लैंड किया कैसे जाए? क्योंकि यहाँ देखो ये गड्ढे दिख रहे हैं आपको, फिर अगर गड्ढे में चला गया तो असफल हो जाएगा। अब जगह ये देखनी पड़ेगी गड्ढे न हो, थोड़ी सी समतल हो। अब प्रश्न उठा है कि ये जो लैंडर है ये कैसे दिखेगा? तो लैंडर में बाकायदा जो है कुछ इक्विपमेंट लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? पहला है लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर। ये इसका काम क्या है? ये जो लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर है, इसका काम क्या है कि ये लेजर किरणें भेजेगा ना, लेजर किरणें जो है चंद्रमा की सतह पर डालेगा। जो लेजर किरणें चंद्रमा की सतह पर जाएंगी तो उससे ये पता चल जाएगा कि जो जगह है वो समतल है या असमतल है, गड्ढा है या गड्ढा नहीं है ना। इस तरीके से उसे पता चल जाएगा। दूसरा इसमें कैमरा लगाया गया है, और जो कैमरा है उसका नाम है लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा। ये जो कैमरा है बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं जो चंद्रमा की जो सतह है उसको ये मुआयना करेगा, ये लैंडर को बताएगा कि ये जो सतह है इस जगह पर गड्ढा है, इस जगह पर गड्ढा नहीं है, ये जो है उतरने वाली जगह है, इस तरीके से ये बताएगा। जब लैंडर सॉफ्ट लैंड करेगा तो आपको बताया कि उसमें जो है हमारा रोवर बैठा हुआ है। तो रोवर जब लैंडर सॉफ्ट लैंड करेगा उसके बाद उसका दरवाजा बढ़ेगा, गेट बढ़ेगा, और जो रोवर नामक जो रोबोट है वो बाहर निकलेगा है। ये इस तरीके का है। ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें जो है 6 पहिए हैं, और इसका अपना पूरा जो है सोलर सिस्टम लगा हुआ है, अपनी एनर्जी खुद जनरेट करेगा। जो है दरवाजा खुलेगा, ये अपना जो रोवर है वो लैंडर से बाहर आ गया। ये देखिए, ये जो है जो रोवर है 6 पहियों वाला रोबोट है वो चंद्रमा की सतह पर चलेगा। ये देखिए, ये जो है चंद्रमा की सतह पर चलेगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर रोवर करेगा क्या? देखो, रोवर जो है बेसिकली चंद्रमा की सतह पर चलेगा और वो करेगा क्या? ये पूरे का पूरा ये जो भारतीय जो वैज्ञानिक है या पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक है ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर चंद्रमा की जो सतह है उस पर है क्या, है ना। तो रोवर क्या करेगा? रोवर जो है वहाँ के मिट्टी हो गया, वहाँ के पत्थर हो गए, वहाँ का जो मिनरल्स हो गए, वाटर वगैरह, ये सब का जो है सैंपल लेगा, सैंपल इकट्ठा करेगा, फोटो लेगा, और जो है ये रोवर जो है फोटो लेकर के ये किसे भेजेगा? इसका जो पूरा जो सिस्टम जो कनेक्टिंग जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा मैं आपको बता दूँ कि अगर रोवर कोई भी डाटा है वो रोवर डाटा भेजेगा लैंडर के पास, और लैंडर जो उस डाटा को भेजेगा प्रपल्सन मॉड्यूल के पास, और ये प्रपल्सन जो मॉड्यूल है वो जो डाटा को इसरो के सेंटर भेजेगा। वो जो है वहाँ पर जाएगा, वहाँ मिट्टी के कलेक्शन, मिट्टी के सैंपल लेगा, वहाँ का जो भूप्रकृति चंद्रमा की उसकी क्या संरचना है ना, और जो है ये इस तरीके से पूरा घूम करके ये सैंपल इकट्ठा करेगा। और अगर ऐसा कुछ मिलता है, पानी होने के चांसेस मिलते हैं, तो भविष्य में मानव इतिहास में कहीं ना कहीं जो चंद्रमा है हमारा जो इसरो जो अंतरिक्ष जो मिशन है वो मानव जाति के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि अगर चंद्रमा पर ऐसी कुछ चीज़ें मिलती हैं, अगर पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीज़ें खत्म होती हैं तो हम चंद्रमा से ला सकते हैं, या हम कहेंगे अगर कभी पृथ्वी की जो जनसंख्या बढ़ जाती है तो चंद्रमा पर कॉलोनी बसाई जा सकती है अगर कुछ ऐसा मिलता है। और अब प्रश्न उठा कि लैंडर क्या करेगा? देखो,
लैंडर जो है, लैंडर का अपना अलग काम है, रोवर का अपना अलग काम है। लैंडर एक जगह पर रहेगा और वो जो लैंडर है एक जगह पर रहेगा, अपना एक जगह पर रह करके क्या करेगा, लैंडर देखेगा कि जो है पृथ्वी जो चंद्रमा का तापमान है वो कितना है, और चंद्रमा की जो भूकंपीय स्थिति है वो कैसी है, और चंद्रमा का जो घनत्व है वो कितना है, भूप्रकृति है उसकी, उसका क्या घनत्व है, ये लैंडर कहीं देख। अब प्रश्न उठ रहा है कि क्या चंद्रमा पर खनिज है कि नहीं, चंद्रमा पर क्या धातुएं हैं, वैज्ञानिक क्या खोजेंगे। तो देखो जो वैज्ञानिक प्रयास लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि चंद्रमा पर बहुत मिनरल्स है, बहुत अच्छी अच्छी धातुएं हैं जो कि पृथ्वी पर नहीं है। जैसे हीलियम, हीलियम जो गैस है बेसिकली वो चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में, चंद्रमा की जो सतह है इस पर प्रचुर मात्रा में हीलियम गैस है। आपको पता है कि हीलियम गैस का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, परमाणु के लिए किया जाता है, परमाणु ऊर्जा के लिए। और साथ में जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन कोयले ज़्यादा से ज़्यादा कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो वैज्ञानिक ये मान के चल रहे हैं कि अगर हीलियम गैस मिल जाती है तो हीलियम गैस से स्वच्छ रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा सकती है, जो कि CO2 गैस का उससे कम होगा। साथ ही साथ हीलियम गैस के साथ साथ यहाँ कुछ बेशकीमती धातुएं भी, क्या क्या धातुएं हैं, सल्फर का यह भंडार है, प्लेटिनियम का यह भंडार है, मैग्नीशियम का यह भंडार है, सिलिकॉन ना, जितनी भी धातुएं हैं वो हमारे औद्योगिक सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो अगर भविष्य में कभी जो है पृथ्वी की धातुएं, पृथ्वी के मिनरल्स कम होते हैं तो चंद्रमा से ये लाई जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ये चंद्रमा से कैसे आ जाएगा। अब देखो ये तो वैज्ञानिकों की हुआ है ना, जैसे जैसे रिसर्च और बढ़ेगी, मानव जाएगा है ना, और भी चीज़ें होंगी तो वो भी संभव हो जाएगा। अगर चंद्रमा पर जो है हम कोई लैंडर उतार सकते हैं तो ये भी संभव होगा कि वैज्ञानिकों के हाथ में। लेट्स सी वो चाहे सैटेलाइट हो, अपने कोई और उपग्रह हो, वो सारे के सारे लॉन्च कराएंगे इसरो से। तो इससे इसरो का जो बाजार है, इसरो की जो इकोनॉमी है, इसरो का जो पैसा है वो बहुत बढ़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में जो इसरो का जो योगदान है इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो बढ़ने वाला है। ये मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ, ये इस तरीके से बहुत बढ़ेगा और लगभग बताया जा रहा है कि 2040 तक जो इसरो का जो योगदान है भारतीय इकोनॉमी में वो लगभग $100 बिलियन के करीब पहुंचने वाला है। तो भारत सरकार जो है इसरो को और बूस्टअप करे और उसे बढ़ाए, उसे और फंड दे, जिससे कि जो वैश्विक बिरादरी है उसमें भारत की धाक जमी रहे, भारत की धाक जमी रहे। जानने की बात यह है कि आखिर इसरो का जो बजट है वो कितना है। अगर हम कंपैरिजन करें जो वैश्विक संस्थाएं हैं, जो विश्व की दूसरी जो स्पेस एजेंसी है, उनका बजट और इसरो का बजट में कितना अंतर है। तो अगर हम बात करें यूएस की, तो अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष के क्षेत्र में खर्च करने वाला देश है, सबसे ज़्यादा। ये जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में 61.97 बिलियन डॉलर खर्च करता है। और उसके बाद नंबर आता है चाइना का, उसके बाद जापान का, उसके बाद फ्रांस का, रसिया का, यूरोपियन यूनियन का और जर्मनी। इंडिया का जो खर्च है वो बहुत ही कम है। कितना खर्च है? 1.93 बिलियन डॉलर। ये जो है बहुत कम है। अगर अमेरिका वगैरह सारी एजेंसियों का जो खर्च टोटल तौर देखा जाए तो भारत की अगर तुलना करें तो ये बहुत कम है। देखो भैया, इसमें हम कहेंगे इसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि सरकार ने जो अपना जो बजट है, इसरो को जो पैसा दिया जाता है खर्च करने के लिए, उसमें बहुत कमी की है ना। पिछले 3-4 साल में बहुत कमी की है। अभी फिलहाल जो है 12,500 करोड़ रुपया जो है केवल दिया है ना। और 2019 में फिर भी बहुत दिया था, लगभग 13,500 करोड़ रुपया था। तो पिछले साल से सरकार ने इसरो का जो बजट है उसमें पैसा कम खर्च किया है। तो ये थोड़ा सा फॉल्ट माना है। देखो जिस तरीके से इसरो उपलब्धियां रच रहा है, जिस तरीके से इसरो इतिहास रच रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, सफल मिशन भेज रहा है, तो सरकार को चाहिए थोड़ा सा बजट बढ़ाए ना। देखो बिना बजट के काम चलेगा नहीं। और एक सजेशन ये भी देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ जो भारतीय नागरिक हैं, जो हम लोग हैं, हम जो आम नागरिक हैं, उसे भी कहीं ना कहीं इसरो को एक फंड देना चाहिए, एक चंदा देना चाहिए। क्योंकि भैया
देश के लिए काम कर रहे हो, देश को आप बहुत ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम आपके इसमें ये योगदान। आने वाले समय में इसरो जो है और भी मिशन लॉन्च करेगा, और हमें जिस तरीके से इसरो इस मिशन में सफल हुआ है, आने वाले समय में इसरो फिर इतिहास रचेगा। तो सभी देशवासियों की इसरो को शुभकामनाएं, बधाई बहुत बहुत। इसरो के वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से मेहनत की, 4 साल में, पिछले 4 साल में जी जान लगा दी, वो आज उनकी पूरी हुई। उनकी जो तपस्या है आज सफल हुई। आज पूरा देश कहीं ना कहीं एक जश्न मना रहा है, एक त्योहार के रूप में इस दिन को मना रहा है। तो इसी के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद।